आज हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूज़ की और कुछ रिसेशन में जो कंट्रीज़ गई हैं जैसे जापान और यूके और उससे इंडियन मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है और कुछ शेयर्स की भी चर्चा करेंगे जो हमें इस समय राइट वैल्यूएशन पे मतलब जिनका वैल्यूएशन ठीक है और जिसमें एंट्री करना मे बी पॉसिबल ठीक हो सकता है। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। ये वीडियो में जो भी स्टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है कि उनको बाय करें या सेल करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूज़ जो आई है वो 3 दिन पुरानी न्यूज़ है अभी तो, कि जापान जो है वो अनएक्सपेक्टेडली रिसेशन में स्लिप कर गया। तो भाई रिसेशन की डेफिनेशन क्या है? टेक्निकली जो रिसेशन की डेफिनेशन है वो ये है कि जीडीपी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर 2 क्वार्टर्स में अगर वो नेगेटिव चली जाती है तो हम क्या कहते हैं कि कोई कंट्री टेक्निकली रिसेशन में जा चुकी है। तो जो जापान है पिछले क्वार्टर में वो 3.3% से उसकी इकोनॉमी श्रैंक कर गई थी। ठीक है, और इस बार भी वो श्रैंक कर गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि 2 क्वार्टर में श्रैंक कर गई तो क्या बोल दिया इसको कि जापान जो है वो रिसेशन में फॉल हो गया। हालांकि लोगों का एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये रिसेशन में चला जाएगा, बट फिर भी इट गोज़ इनटू अ रिसेशन। सेकंड हम देखें कि ब्रिटेन की इकनॉमी की बात करें तो वो भी उसके साथ भी ऐसे ही हुआ है कि 0.3% के साथ क्वार्टर 4 में चली गई। ठीक है, एंड यू कैन सी ये कि उससे पिछले क्वार्टर में ये 0.1% से नीचे गिर गई थी, फिर 0.3% से नीचे गिर गई। तो ये क्या हुआ कि दोनों 2 क्वार्टर जो हो गए वो लगातार इकनॉमी श्रैंक हुई। तो इसको भी ये बोल दिया कि यूके की इकनॉमी भी श्रैंक हो गई। तो देखिए अगर दोनों की इकनॉमी श्रैंक हो रही है, सॉरी हाँ, तो रिसेशन में चले गए तो जो कीनीजियन है, जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है उसने कीन्स ने दी थी, वो क्या दी थी कि जब भी रिसेशन में गए, जैसे 2008 में रिसेशन में गए, तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो मनी प्रिंटिंग करती है और लिक्विडिटी बढ़ाती है सिस्टम में। तो उससे क्या होता है कि ग्रोथ को फ्यूल करते हैं ना, प्रोडक्शन बढ़े, लोगों की डिमांड बढ़े, ठीक है, ग्रोथ बढ़े जीडीपी की। लेकिन उससे होता है क्या, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, एक ये है मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। तो ये मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर कोई कंट्री, जैसे मैंने कहा कि 2008 में जो रिसेशन आया उसके बाद क्या हुआ, 2009 में बहुत पैकेज दिए गए, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पैकेज दिए, लगभग सभी कंट्रीज़ ने पैकेज दिए ना, लिक्विडिटी बढ़ाई सिस्टम में और उससे बहुत ग्रोथ फनल हुई और लोगों ने पैसे भी बनाए काफ़ी। तो उसमें ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, मनी प्रिंट करती है ना। मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी अगर सोवरेन कंट्री है तो वो कितनी भी मनी प्रिंटिंग कर सकती है, तो कभी वो डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो कितनी भी चाहे उतनी मनी प्रिंट कर सकती है। ठीक है, जो सपोज़ ये है सेंट्रल आइडिया क्या है कि जो फिएट कंट्री है, करेंसी है, जैसे पहले तो गोल्ड सिस्टम पे बेस्ड थी कि भाई एक पर्टिकुलर जो करेंसी है, सपोज़ हम डॉलर की बात करें तो डॉलर क्या था, गोल्ड से बैक था कि $1 की कीमत गोल्ड से लिंक थी। लेकिन वो भी अब हट गई है, तो मतलब फिएट करेंसी हो गया, मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। रुपी इज़ अ रुपी, उसकी वैल्यू कब तक है, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे बैक कर रही है किसी और पर्टिकुलर मेटल से, गोल्ड से। फॉर एग्जांपल गोल्ड ही रहता है और तो किसी से रहा नहीं अभी तक, तो उस पर बैकिंग तो है नहीं। तो कितना भी कोई भी कंट्री प्रिंट कर सकती है, तो कभी कोई कंट्री कितना भी डेट ले सकती है ना, और कितना भी डेफिसिट को कर सकती है, लोगों की इनकम बढ़ा सकती है। उससे क्या होगा, मनी होगी लोगों के पास तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो जाएगा। ये इसकी मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी का जो कंक्लूजन है वो ये है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे सपोज हम श्रीलंका की बात करें। ठीक है, तो श्रीलंका में क्या हुआ कि उन्होंने रुपी जो था, श्रीलंका की करेंसी थी रुपी, उसको छापना शुरू कर दिया। जैसे वो इन्होंने एक तरीके से एमएमटी को इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी में, है ना, और ये छापते चले गए भाई, इनका बहुत छापते चले गए। तो इनसे क्या हुआ कि इनका इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता चला गया। ठीक है, और इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया तो उससे क्या हुई कि रुपये की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, अब रुपये की वैल्यू कम होने से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो गई कि जो इनको इंपोर्ट करनी थी चीज़ें, जैसे इनको जो भी चीज़ें इंपोर्ट करनी थी वो किस पे करनी थी, डॉलर बेस पे। ठीक है, तो इनके लिए डॉलर लेना इनके लिए और महंगा हो गया, मतलब और ज़्यादा इनको श्रीलंका रुपीज़ की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, क्योंकि इनको इंपोर्ट करना था, उससे इन पर और प्रेशर पड़ गया। ठीक है, इंपोर्ट में दिक्कत होने लगी, इनकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई। और इन्होंने क्या किया कि भाई लोगों के, उसका सिंपल सिंपल कंसेप्ट हो गया एमएमटी का कि जब गवर्नमेंट पैसे छाप सकती है तो लोगों से टैक्स क्यों लेना। इन्होंने टैक्स भी लेना कम कर दिया लोगों से, उसका ब्रैकेट ही चेंज कर दिया। तो बहुत कम लोग टैक्स के दायरे में रह गए केवल। जैसे आप यहाँ देखोगे एक कि यहाँ पर अनडाउटेडली
यस, यस, इन्होंने टैक्स टैक्स कट किए, ठीक है। उसने क्या किया, 33.5% डिक्लाइन कर दिया टैक्स पेयर्स को, ठीक है। उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उस रेवेन्यू को फिलअप करने के लिए प्रिंटिंग करी, ठीक है। उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो जो मनी प्रिंट करते हैं उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है ना। ये ऐसा नहीं है कि मनी प्रिंट कर सकते हैं कितना भी, तो एमएमटी थ्योरी, तो ये जो एमएमटी थ्योरी इन्होंने इम्प्लीमेंट की, बट उससे क्या हुआ, श्रीलंका क्राइसिस में चला गया। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, तो देखो इसमें क्या है, 2-3 बातें छुपी हुई हैं। पहला, इसलिए बताया मैंने कि जैसे यूके और जापान रिसेशन में गए हैं, तो क्या होगा, इनको रिसेशन से निकालने के लिए मनी प्रिंटिंग की जाएगी, ठीक है, लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ाई जाएगी। जब लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ाई जाएगी, वो कैसे बढ़ाई जाएगी, टैक्स रेट, सॉरी टैक्स रेट बोलो, इंटरेस्ट रेट कट किए जाएंगे, ठीक है। तो जो सेंट्रल बैंक से वो इंटरेस्ट रेट कट करेगी, मनी बढ़ेगी, वो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा पैसे अगर मार्केट में डाल जाएंगे, वो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को ग्रो करेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ने से फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसको भी कंट्रोल में रखना है। तो यहाँ पर क्या है, चूँकि ये सारी चीज़ें इंटरमिक्स्ड हैं, है ना, तो हमें ध्यान देना है कि अब इंडिया में क्या होगा, ठीक है। देखो अगर उन्होंने उनके रिसेशन में गई है अगर उनकी कंट्रीज, तो व्हाट दे विल डू, दे विल प्रिंट द मनी, ओके, दे विल बोरो द मनी, और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, वो मनी क्या होगी, इंडिया में भी आएगी, ठीक है, और इंडिया का स्टॉक मार्केट भी ग्रो कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनकी इसको बढ़ाने से अगर वहाँ डिमांड नहीं बढ़ी, क्योंकि क्या हो रहा है कि इस समय जो प्राइवेट कंजप्शन है, लोग डिमांड जो है वो बेसिकली वो कम हो गई है, तो डिमांड अगर नहीं बढ़ती है तो इतना ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर इनको और टैक्स रेट करने पड़ेंगे, तो उससे इंडिया में पहले कुछ टाइम के लिए, फॉर अ मीडियम रेंज, मैं शॉर्ट टर्म रेंज की बात कर रहा हूँ, इधर इंडिया में भी प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ पर भी क्या होगा, अचानक से डिमांड अगर कम होने लगी यहाँ पर भी, क्योंकि फॉरेन में डिमांड कम हो जाएगी तो हमारा एक्सपोर्ट कम होने लगेगा, एक्सपोर्ट कम होगा तो डिमांड एक्सपोर्ट की कम हो गई, तो हमारी डिमांड गिरेगी। अगर हमारी डिमांड गिरेगी तो हमारा भी कॉन्ट्रैक्शन होगा थोड़ा बहुत, उससे क्या होगा प्रॉब्लम, उससे हमारा भी जो रिटर्न आने वाला है शेयर मार्केट में वो भी कम होगा। तो जो शॉर्ट टर्म में है अभी हाल फिलहाल, वो ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया की सिचुएशन थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन होने लगी कंपेरेटिवली, जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी तेज़ी से मार्केट बढ़ेगा, हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ना बढ़े, मार्केट स्टॉप कर जाए, मार्केट एक साइडवेज में चले, ठीक है। और जैसे कि इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन की वजह से क्या, गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी सी अभी मेजरेबल है। सेकंड, गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हम फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होगी। सेकंड, अगर जीडीपी स्लो में जा रही है तो वैसी डिमांड कम है। तो ये सब फैक्टर्स से एक बात है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट अभी उतना रिटर्न ना दे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका मतलब ये कि हम फुली इन्वेस्टेड नहीं रह सकते, ठीक है, मार्केट में हमारे पास कैश होना चाहिए। इसलिए मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि हम अगर इन्वेस्टेड हैं और हमारा अगर अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है, तो अब ये इस पॉइंट पे हमें कुछ परसेंटेज प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत है कि 20-25-30% प्रॉफिट बुक कर लें। तो अगर मार्केट 20-25-30% करेक्ट भी होता है तो हम अभी भी लॉस में न बैठे, हमारे पास कैश वैल्यू की अपनी वैल्यू को, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको एवरेज कर सकें। ये बहुत क्रूशियल टाइम है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चल रहा है, और अब हमें जो भी स्टॉक्स पिक करने हैं वो बहुत देख के करने। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की, ठीक है। तो निफ्टी बैंक आप देख सकते हो कि एक साल का क्या अगर देखेंगे 11% रिटर्न दिया है, ठीक है, और 5 साल में देखेंगे तो 11.6% रिटर्न, ठीक है। एंड आप अगर देखेंगे 1 ईयर में, एक साल पहले निफ्टी कहाँ पर था, तो देखिए 39,000 के आसपास था मार्च 23 में, और राइट नाउ अभी हम चल रहे हैं फरवरी 24 आने वाला है, तो 46,000 के भी ऊपर जा चुका है, 46,384, और बीच में तो ये क्रॉस कहाँ तक कर गया था, 48,500 तक पहुँच गया था, ठीक है। तो अच्छा खासा रनअप दिया, ठीक है। तो हम निफ्टी पीएसयू बैंक को देखें, निफ्टी पीएसयू बैंक को आप देखो एक साल के रिटर्न बेसिस पे, तो एक साल पहले कहाँ तक था, केवल 3,643 था, और आज कितना हो गया, 7,000, मतलब लगभग डबल हो गया एक साल के अंदर। बहुत अच्छा रिटर्न दिया, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 83%, ठीक है, एक साल के अंदर। अब हम बात करते हैं साथ में निफ्टी प्राइवेट बैंक का, ठीक है, और आप इसका एक साल का देखो, देखो एक साल पहले ये कहाँ था, 20,000 के आसपास था, ठीक है, मैं 20,000 के आसपास कर रहा हूँ, और आज ये कितना है, 23 है। तो देखो दो बातें हो गई, ये तो केवल 3,000 का रिटर्न दिया, ठीक है, 9% का एक साल में, जबकि उसने कितना दे दिया, पीएसयू बैंक ने डबल दे दिया, ठीक है, और टोटल निफ्टी बैंक बढ़ गया। इसका मतलब पीएसयू बैंक या तो रैली नहीं किया ढंग से,
या फिर या तो प्राइवेट बैंक रैली नहीं किया ढंग से, या फिर पीएसयू को ज़्यादा रैली कर गया है। ठीक है, दो में से एक चीज़ होंगी, या तो पीएसयू करेक्ट होंगे, पीएसयू बैंक, या फिर प्राइवेट बैंक बढ़ेंगी। तो इससे हमारे पास दो एक्सपेक्टेशन है, एक तो पीएसयू बैंक में अगर हम इन्वेस्टेड हैं तो हम उधर से क्या करें, अपना प्रॉफिट कुछ परसेंटेज बुक कर लें, क्योंकि अगर वो और ग्रो करती हैं तो हमारा इन्वेस्टेड कुछ अमाउंट रहेगा, लेकिन हम 25-30%, 35% तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लें, है ना। और प्राइवेट बैंक को हम देखते चलें कि अगर प्राइवेट बैंक एक्सपेक्टेडली बढ़ता है अगर पीएसयू बैंक की तरह, तो हमें क्या क्या ऑप्शन है। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन है तो वो तो एचडीएफसी बैंक है, जो कि मतलब बहुत टाइम से मैं काफ़ी इसको रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि बहुत टाइम से बढ़ा नहीं है, लेकिन इसको तो हम पहले भी देख चुके हैं कि देखो 3 साल के अंदर अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया है, 3 साल में एज इट इज़ है ना, नेगेटिव रिटर्न में चल रहा है 3 साल में भी। हम इसके प्रॉफिट वगैरह देख चुके हैं, सब कुछ इसमें सही चल रहा है। आप इसका पी देख सकते हो, 15 रुपये 15 पी पे चल रहा है, और जबकि आईसीआईसीआई 16 पे है, कोटक महिंद्रा 19 पे। तो यहाँ पर ग्रोथ इसकी मतलब बाकी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा रिजल्ट है, मतलब इसमें कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बेटर बना हुआ है, ठीक है। एफआईआई का भी स्टेक बना हुआ है, डीआईए ने तो स्टेक अपने बढ़ा ही दिया है, ठीक है। पब्लिक अभी थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है, और जैसे ही पब्लिक आउट होगी इस शेयर से, वैसे ही शेयर रनअप भी देने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब तक पब्लिक इन्वेस्टेड है थोड़े से कम रहते हैं चांसेस। हाँ, पीएसयू मैंने एक और बैंक जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है एसबीआई। देखो, सबसे बड़ा बैंक है, अगर बाकी बैंक्स बढ़ते हैं तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ना, कि एसबीआई रनअप दे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो एसबीआई को भी देखा, शेयर होल्डिंग पैटर्न एसबीआई को देखने की जरूरत तो है नहीं, हमको पता है कि स्टेबल बैंक, तो गवर्नमेंट का स्टेक है ही, एफआईए इन्वेस्टेड बने हुए हैं, डीआईए बने हुए हैं, और जैसा कि पब्लिक भी इन्वेस्टेड बनी हुई है, दैट्स ऑल्सो है ना गुड कंडीशन। फिर हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा। देखो, कोटक महिंद्रा ने भी ऐसा कोई खास रिटर्न नहीं दिया, 3 साल में देखो नेगेटिव रिटर्न है, 1 साल में भी नेगेटिव रिटर्न है, ठीक है। जबकि इसका भी हम पी देखें, कोटक महिंद्रा 19 पी है, ठीक है, और ये 15-16 इनका है कोटक महिंद्रा का, सॉरी एचडीएफसी आईसीआईसी का। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो भी बढ़िया हैं, मतलब प्रॉफिटेबल हो रहा है बहुत ज़्यादा। शेयर होल्डिंग पैटर्न को और ऑब्जर्व कर लेते हैं इसके, तो प्रमोटर्स का शेयर ठीक है, कांस्टेंट बनाया लगभग 25-26 के आसपास। एफआईआई का 1% का अंतर आया है लगभग, लेकिन वहीं डीआईआई का बढ़ गया है, और पब्लिक 16 से जाके 13 और 12 पे आ चुकी है ना। तो पब्लिक धीरे धीरे आउट हो रही है, जैसे जैसे पब्लिक आउट होगी इसके अच्छे खासे बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। फिर हम आईसीआईसी को देखें, क्या आईसीआईसी की सिचुएशन क्या है। तो देखो, इसने भी 1 साल में 18% दिया है केवल, और 3 साल में 16% दिया है केवल, ठीक है। एंड अब हम इसके भी रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात करें तो क्वार्टरली 10, 11, 11.5 के करीबन, तो मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो देखो, 26,538 करोड़ था मार्च 22 में, मार्च 23 में 35,461 करोड़, तो अच्छा पॉजिटिव रिटर्न है, ठीक है। और शेयर होल्डिंग की पैटर्न देखें हम, तो एफआईआई का भी स्टेक ठीक ठाक बना हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है कंपेरेटिवली किसके बाद से, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की है। और डीआई का भी ठीक बना हुआ है, पब्लिक का भी कांस्टेंट बना हुआ है 10 के आसपास, ठीक है। तो इतना इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिफरेंस नहीं दिखा। और हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक, है ना। एक्सिस बैंक ने भी 1 साल में 25% दे दिया, इसने अच्छा रिटर्न दे दिया कंपेरेटिवली। और इसका हम देखते हैं पी, एक्सिस बैंक का देखो 13 पी पे चल रहा है, ठीक है। तो आईसीआईसी 16 पे चल रहा है, कोटक 19 पे चल रहा है। तो या तो कोटक नीचे चलेगा, लेकिन कोटक ऑलरेडी मैंने कहा 3 साल में कुछ भी नहीं दिया ना। तो हम इंडिविजुअल पी को ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिविजुअल पी की कंडीशन में ये कहाँ पर है, ठीक है। पी रेशियो तो देखो, मीडियन के 27 पे चलता था, ठीक है, लेकिन अभी कहाँ पे चल रहा है इसका पी, आप देखो 13 पे, तो अभी इसमें बाकी है, ठीक है। और आप 1 साल का देख लेते हैं हम, देखो 13 के आसपास है, तो अभी 3 साल का देख लेते हैं हम। 3 साल में ये इसका मीडियन पी के 15 के आसपास, मतलब पी के हिसाब से इतना महंगा अभी नहीं है। सेकंड, क्वार्टरली रिजल्ट हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट दे रहा है ना, अच्छे प्रॉफिट में। ईयरली पे भी ईयरली पे थोड़ा कम हुआ है, इसलिए इस 14%, 14,000 करोड़ था, फिर 10,000 करोड़ हो गया, तो ईयरली पे इसका प्रॉफिट ज़रूर कम हुआ है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो शेयर होल्डिंग में देखिए, एफआईआई जो है, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी पहले तो देखो थोड़ी कम हो रही है। एफआईआई जो है उनकी हिस्सेदारी लगभग 50% के आसपास है, तो वो अभी बनी हुई है। डीआईआई भी 32 से थोड़ा कम होकर 28 पे है, और पब्लिक भी थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा कम ही हुई है, मैं कहूँगा 12, 11, 10, 9, 8 पे पहुँची करीबन, ठीक है। एंड इसने 1 साल में ठीक ठाक रिटर्न दिया हुआ है।
ओके, तो ये भी मतलब गुड शेप में है, इसमें भी देखा जाए तो चांस काफ़ी हैं कि ये भी अच्छा रनअप दे, है ना, 3 साल में, क्योंकि देखो यहाँ 750 के आसपास था और अभी केवल 1068, ना इतना नहीं दिया जितना बाकी दे चुके। फिर हम देखते हैं इंडसइंड बैंक को। ओके, सो इंडसइंड बैंक की बात करें तो देखो प्लेज परसेंटेज का 45.5% है, तो जिसमें प्लेजिंग होती है परसेंटेज के, देखिए उनको मैं अवॉइड करने की कोशिश, सलाह रहती है मेरी कि मतलब इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना जो प्रमोटर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट है, उसी को उन्होंने एक तरीके से प्लेज कर रखा है, तो फिर इसमें इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है ना। मालूम पड़ा कि वही निकल गया इन्वेस्टर, हम, और इन्वेस्टर फंस गया, बाकी रिटेल इन्वेस्टर फंस गया। एक और बैंक जो है वो है सिटी यूनियन बैंक। इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसने भी 1 साल में 3 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, और चूंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, ठीक है, और 101 इसकी वैल्यू है, तो बुक वैल्यू के सबसे ज़्यादा महंगा नहीं मिल रहा है, और प्राइवेट निफ्टी का बैंक का पार्ट है ये, है ना। और इसका 1 साल में देखें तो कोई ज़्यादा नहीं है, 3 साल में अगर हम इसका देखते हैं रिटर्न तो वो भी ज़्यादा नहीं है, बल्कि 3 साल में देखें तो इसका लोएस्ट जो पॉइंट था वो 120 के आसपास था, ठीक है, और अभी भी कितना चल रहा है, केवल 140, तो केवल 20 रुपये बढ़ा है 3 साल में, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो इसमें भी चांस बचे हुए हैं, और मैक्सिमम कितना 200 के आसपास पहुंचने की कोशिश की, 190 के आसपास। साथ ही साथ इसका प्रॉफिट लॉस देखें, मतलब ये जो एच है, कोटक है, ये तो बढ़ेंगे तो एक लिमिट तक ही बढ़ेंगे ना, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, पर इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये वो है कि आप इसमें कम इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत छोटा बैंक है ना, माइक्रो कैप एक तरीके से देखा जाए, माइक्रो कैप स्मॉल कैप में है ये, तो इसके बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा हैं और नीचे जाने के भी चांसेस ज़्यादा ही हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके पॉजिटिव हैं, ठीक ठाक, और इसका अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें ईयर इन बेसिस पे, तो वो भी ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ओके, ठीक है, पॉजिटिव में है। एंड आप देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें, तो FII जो हैं उनका परसेंटेज बढ़ा हुआ है, DII जो हैं वो कम हुए हैं, और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, 40%। तो ये मिक्स है, इसका डिपेंड करता है कि कैसे चलता है, तो इसका कुछ परसेंटेज में इन्वेस्ट किया, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्ट करेंगे तो डेट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट ज़्यादा इसमें एक्सपोजर इज़ नॉट अ राइट सिचुएशन में नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर ना। तो हमारे ऑप्शन क्या रहेगा, HDFC, SBI, कोटक, ICICI एंड एक्सिस बैंक। ओके गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।